हाय गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही मस्त हूं, एकदम बढ़िया तरीके से। शुरू करते हैं आज एसएस की रिवीजन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसक्यूसी 1 के साथ। मैंने आपको एसएस की सीरीज बोली थी, बट बिना एसक्यूसी 1 के हम वो चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं ऑडिबल हूं तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे को ये अंदाजा दे दीजिए दैट माय वॉइस इज रीचिंग यू। आई कैन सी अराउंड 150 ऑड व्यूअर्स आर देयर एंड मेरे पास यहाँ पे लाइक्स की तादाद नहीं दिख रही मुझे। तो जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। हेलो सर, यस यस यू आर ऑडिबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस हाफ सेंचुरी टच करते हैं, जैसे हाफ सेंचुरी टच करेंगे हम एकदम धुआंधार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से। नाउ वी आर रेडी विद रिवीजन। मैं पहले बता दूं, रिवीजन क्लास है तो हम आराम से नहीं चलेंगे, हम एकदम फुर्ती वाली रिवीजन करेंगे। जैसे लास्ट 1.5 डेज में हमको एकदम तूफानी तरीके से सारी चीजों को करके चलना है, वैसे ही हम इसको अभी करके चलेंगे। तो शुरू करते हैं एसक्यूसी 1 के साथ। सर एसक्यूसी 1 का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। मैंने कहा किसके लिए? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका रिव्यू परफॉर्म करती है एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ये नाम सारे बच्चे याद करके चलेंगे। एसक्यूसी 1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर व्हाट? मैंने कहा फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। अब बात करते हैं सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, एमबी एंड एसोसिएट्स। एमबी एंड एसोसिएट्स क्या कहते हैं सर? एमबी एंड एसोसिएट्स कहते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड 7 इयर्स बैक। ये 50 साल पहले हुई हो, 60 साल पहले हुई हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। मेन चीजें अभी क्वेश्चन में बाकी हैं। इन्होंने कहा द फर्म इज गेटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड आल्सो बीन ऑफर्ड अ न्यू एंगेजमेंट सर्विस विद द एक्जिस्टिंग क्लाइंट। द फर्म इज कंसर्न्ड अबाउट ऑब्टेनिंग सच इंफॉर्मेशन एज इट कंसीडर्ड नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद एन एक्जिस्टिंग क्लाइंट। तो इसका मतलब ये क्लाइंट एक्सेप्ट करने जा रही है। द फर्म इज लुकिंग टू वर्क ओनली विद दोस क्लाइंट्स व्हिच एडhere टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो यहां हमको इंडिकेशन मिल गई कि ये एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन है। जहां इसने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की बात कर दी, वहां एसक्यूसी 1 की इंडिकेशन मिल गई। इन्होंने कहा गाइड एमबी एंड एसोसिएट्स अबाउट द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट। मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं सबको पता है कि सर इंटीग्रिटी किसकी देखी थी? मैंने कहा राहुल की। राहुल और रिया वाली कहानी हमको याद रखनी है। सर राहुल और रिया वाली कहानी क्या थी? एक बात बताओ, राहुल ने क्या था? राहुल वाज अ रेप्यूटेड बॉय। रेप्यूटेड बॉय राहुल ने रिया को प्रपोज किया था, पर रिया को पता चला यार ये तो बड़ा ही एग्रेसिव है, ये तो बड़ा ही एग्रेसिव है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं इसका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट है। क्योंकि इसका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट है तो रिया को राहुल की नेचर अच्छी नहीं लगी। तो अल्टीमेटली ये 5-6 चीजों को ध्यान में रखकर हमारा पूरा आंसर बनेगा। सर कैसे हमने इसको याद रखा था? रेप्यूटेड बॉय राहुल। तो सबसे पहले रेप्यूटेशन चेक करेंगे। मैंने कहा किसकी? द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल्स, ओनर्स की, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सबसे पहले हमने रेप्यूटेशन देख के चली। एक बात बताओ सारे बच्चे, एक बात बताओ, क्या आपको ये बातें याद है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या आपने ये क्वेश्चन कर रखा है पहले से? जिसने कर रखा है जल्दी से मुझे बताते चलो। सर रेप्यूटेशन के बाद हम क्या देखेंगे? उसने प्रपोज किया मतलब रीजंस फॉर प्रपोज्ड एंगेजमेंट। हम प्रपोज्ड एंगेजमेंट के रीजंस को भी कंसीडर करके चलेंगे। फिर उसको पता चला दैट ही वाज वेरी अग्रेसिव। तो अग्रेसिव वाले हमारे पास पॉइंट्स क्या थे? वेदर द क्लाइंट इज अग्रेसिवली कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग द फर्म्स फी एज लो एज पॉसिबल। क्या क्लाइंट अग्रेसिवली कंसर्न्ड है इन मेंटेनिंग द फर्म्स फी एज लो एज पॉसिबल? एंड अगर क्लाइंट अग्रेसिव है प्लस द क्लाइंट इज इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो कहीं ना कहीं रिया को उसका जो बिहेवियर था, उसका जो एटीट्यूड था, उसका एटीट्यूड था बड़ा इनएप्रोप्रिएट लगा। तो इनएप्रोप्रिएट मतलब इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द वर्क, एंड उसको उसकी नेचर सही नहीं लगी। तो नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, यहां हमारे 5-6 पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। तो सर इंटीग्रिटी किसकी देख के चलनी है? मैंने कहा इंटीग्रिटी राहुल की देख के चलनी है। राहुल और रिया वाली कहानी है एंड सारे 5-6 पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से याद आ जाएंगे। अब अगली बात करते हैं जैक की। जैक एंड कंपनी। जैक एंड कंपनी हमारा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा लास्ट लाइन पढ़ लो, कई बार तो उसी से चीजें क्लियर हो जाती हैं। While reviewing the work performed by the less experienced members of the engagement team, what shall be the consideration of the reviewer? तो दो टॉपिक्स है रिव्यू के एसक्यूसी 1 में। एक तो ऐसा टॉपिक है जिसमें लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का काम मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर रिव्यू करते हैं। दूसरा टॉपिक होता है ईक्यूसीआर वाला। मैंने आपको एक बात बता रखी है, जब तक क्वेश्चन में ईक्यूसीआर वर्ड यूज ना हो, जब तक ईक्यूसीआर की इंडिकेशन नहीं है, हम ईक्यूसीआर की बात नहीं करके चलेंगे। तो यहां कौन से वाले पॉइंट्स आएंगे? यहां वो वाले पॉइंट्स आएंगे जहां पे लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का काम मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर इवैल्यूएट करते हैं। तो वो हमको पूरा फ्लोचार्ट बना के चलना है। सर पूरा फ्लोचार्ट किस तरह से बनाएंगे? मैंने कहा सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे कि जो काम है, whether the work है it has been performed as per PRL requirements। PRL मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। पहला काम तो ये हो गया। दूसरी बात, हमारा जो आर्टिकल है हम उसका काम रिव्यू कर रहे हैं, तो पक्की बात है उसको कुछ सिग्निफिकेंट मैटर मिले होंगे, तो उसके साथ खुद तो डील करेगा नहीं, ऊपर वाले से पूछेगा। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव बीन रेज्ड फॉर फर्दर कंसीडरेशन, प्लस हमने जो भी कंसल्टेशन ली, हम या तो सिग्निफिकेंट मैटर्स को ऊपर वाले से पूछेंगे या कंसल्टेशन लेके चलेंगे, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस दैट हैव टेकन प्लेस एंड द रिजल्टिंग कंक्लूजन। ये तीन चीजें हमने यहां पे करके चली। प्लस जो भी हमारा काम होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वो डॉक्यूमेंट होंगे, प्लस वेदर देयर वाज अ नीड टू रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो नीड टू रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, प्लस जो भी वर्क परफॉर्म्ड है दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड वर्क परफॉर्म्ड हमारा ऑडिट एविडेंस बन जाएगा एंड अल्टीमेटली हमारे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये 5-6 पॉइंट्स क्लियर है? हां सर पॉइंट्स क्लियर है। हम अपने आर्टिकल का काम रिव्यू कर रहे हैं। अल्टीमेटली एसक्यूसी 1 है तो पीआरएल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नीचे, पीआरएल मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। उसके साथ साथ हमको क्या देख के चलना था? मैंने कहा आर्टिकल है तो इसको सब चीजें तो आती नहीं होंगी, तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे दे विल बी रेज्ड फॉर फर्दर कंसीडरेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन ली जाएगी। जो भी ये काम करेगा उसको डॉक्यूमेंट करके चलेगा। कई बार काम रिवाइज करना पड़ सकता है अगर ऊपर वाले ने कह दिया, एंड अल्टीमेटली जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी वही हमारी ऑडिट एविडेंस बन जाएगी एंड वी शुड चेक दैट वेदर द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। ये सारी चीजें हम एकदम बढ़िया तरीके से देख के चलेंगे। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात करता है? लास्ट लाइन पढ़ते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म what policies are required to be implemented by NK and company for dealing with the complaints and allegations as required by SQC। मुझे एक बात बताओ, complaints and allegations में 5 पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट ये था, complaints कहां से आएगी? तो complaints अंदर से भी आ सकती है, बाहर से भी आ सकती है, ठीक है। So complaints
एंड एलिगेशंस। पहली बात तो किस चीज के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स है, पहला पॉइंट था किस चीज के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स है कि ये हमारी कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ द फर्म टू कंप्लाई विद पीआरएल रिक्वायरमेंट्स यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, प्लस नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब ये कंप्लेंट आएगी कहां से? सो दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द फर्म और विद इन द फर्म जो भी बंदे लोग काम कर रहे हैं वो कंप्लेंट दे सकते हैं। सो इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द फर्म। फिर हमने बोला था ये आएगी कैसे? सो देयर शुड बी वेल डिफाइंड चैनल्स फॉर द कंप्लेंट, तो क्लियरली वेल डिफाइंड चैनल्स होने चाहिए। तीन चीजें हो गई। चौथा केस था कि जब कंप्लेंट आएगी तो उसका हमको प्रॉपर्ली डील करके चलना है एंड जो भी पर्सन पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ ठीक एक्शन लेके चलना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड सुपरविजन बाय द पार्टनर विद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। जरूरत पड़ने पे वी विल आल्सो इन्वॉल्व द लीगल काउंसिल एंड जो भी कंप्लेंट्स होगी, एलिगेशंस होगी और उस पे हम क्या रिस्पांस देके चलते हैं, ये दोनों की दोनों चीजें बढ़िया तरीके से हम डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट वाज कि हमको जो भी रिजल्ट आता है इन्वेस्टिगेशन का उसके हिसाब से देख के चलना पड़ेगा कि क्या हमारे क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म्स की जो पॉलिसीज थी, प्रोसीजर्स थी, उसमें कोई डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी है तो हमको रेक्टिफिकेशन करके चलनी पड़ेगी। तो कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस में 5 पॉइंट क्या होगा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सर। 5 पॉइंट्स हो गए कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस में। पहली बात, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन किस चीज की? नॉन कंप्लायंस विद पीआरएल रिक्वायरमेंट्स यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। नॉन कंप्लायंस विद द फर्म्स इंटरनल सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आएगी कहां से? विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, कहीं से भी कंप्लेंट आ सकती है। तीसरी चीज हमको क्या ध्यान में रखनी थी? तीसरी चीज हमको ध्यान में रखनी थी कि आएगी कैसे? आएगी कैसे? तो मैंने कहा वेल डिफाइंड चैनल से हमारे पास कंप्लेंट आ सकती है। फिर जब आएगी तो हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जरूरत पड़ने पर लीगल काउंसिल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सीनियर पार्टनर को भी इन्वॉल्व करेंगे एंड जो भी रिजल्ट निकलेगा अगर उससे हमको लगता है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो वी विल टेक अ एक्शन अगेंस्ट इट। राइट। यस सर, ये एमटीपी वाला क्वेश्चन है, ये हमारा एमटीपी वाला क्वेश्चन है। ये बात हमको एकदम बढ़िया तरीके से पता है। वेरी गुड। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। देखो अब मैं इससे धीरे नहीं चल सकता। फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूं, नाउ इज द टाइम फॉर योर रिवीजन। अगर आपने चीजें पहले से नहीं कर रखी, सो दिस इज नॉट द क्लास फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड उस हिसाब से चलने वाली चीज नहीं है। अगर आप रिवीजन करने आए हो तो थिंग्स विल बी फास्ट, थिंग्स फास्ट ही चलेंगी। अगर कोई स्पीड इज प्रॉपर, वेरी गुड, स्पीड इज प्रॉपर, तो फिर मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है। फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बस अपना स्कैनर अपने सामने रखो, चीजों को बस रिकलेक्ट करते जाना है और आपने इस टाइम पे कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 किसके रिगार्डिंग है? जुलाई 21 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। जो हमने ऊपर रिव्यू वाले पॉइंट्स पढ़े थे वही रिव्यू वाले पॉइंट्स आपने यहां पे लिख के चलने हैं। मेन बात यहां थी कि लिस्टेड एंटिटी के केस में एंगेजमेंट पार्टनर की 7 साल में एक बार रोटेशन हो जानी चाहिए। यहां पे जो लिस्टेड एंटिटी थी उसका जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो 8 साल से काम कर रहा था। क्योंकि वो 8 साल से उसके लिए काम कर रहा है तो यहां पे रोटेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाती है। रोटेशन की रिक्वायरमेंट यानी 7 साल में उसको जाना था, उसने 8 साल तक काम कर दिया, तो दिस इज द मेजर थिंग दैट यू हैव टू पॉइंट आउट। तो वही रिव्यू वाले पॉइंट सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे, बट मेन चीज जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी थी वो ये थी, फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन and from the above stated paras it can be concluded that the firm is not complying with SQC1 as partner H जो इसका engagement partner है it was continuing for more than 7 years, वो 7 साल से ज्यादा के लिए वहां पे काम कर रहा था। this was the main learning from this question। बाकी रिव्यू वाले पॉइंट्स जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए थे वही के वही यहां लिखे हुए हैं। वेरी गुड। नाउ हमारा SQC1 बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया। आई होप एकदम बढ़िया मजा आया होगा। यस सर, हमको मजा आया। जल्दी से पानी के 2 घूंट लगा लो, फिर ऐसे 200 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बात है। मेरे को पता है लाइक वाला ने कॉल करके बोला, क्या बोला? सर आप जब YouTube पे रिवीजन ले रहे होगे ना तो हम चेक रखेंगे कौन कौन बच्चा लाइक करता है। जो लाइक करेगा हम उसको पूरे में से पूरे नंबर देंगे और जो लाइक नहीं करेगा वो बात ऐसे ही ने मुझे बताई, पर मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, तो आप समझ जाओ। ठीक है, डन सर, हम समझ गए। अब बात करते हैं ऐसे 200 की। ऐसे 200 में ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। वही इंटर वाला एक हिसाब बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि कौन से एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। तो वो 4 एरियाज हमको अच्छे से पता है सर, कौन से एरियाज होते हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, discuss certain subject matters or assertions where it is difficult to detect the material misstatement due to the पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या आप एक चीज देख रहे हो, मैं पूरा सवाल पढ़ ही नहीं रहा। सर आप पूरा सवाल क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि कई बार ये होता है कि आखिरी का पार्ट पढ़ के हमको समझ आ जाता है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अगर आखिरी के पार्ट से ही समझ आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट अप्रोच। इस तरीके से आपने चलना है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन से एरियाज होते हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा होती है? तो 4 एरियाज होते हैं। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट फ्रॉड। जहां पे भी मैनेजमेंट फ्रॉड होगा वहां पे दिक्कत होगी हमको फ्रॉड पकड़ने में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ने में। अब मैनेजमेंट फ्रॉड करती है किसके साथ है? जो उससे रिलेटेड होता है, यानी रिलेटेड पार्टी। अगर मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करती है, कहीं ना कहीं देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है तो कंपनी पे इतनी भारी पेनल्टी लग जाएगी कि उसका गोइंग कंसर्न दिक्कत में आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमने ध्यान में रख के चलने हैं सर। 4 पॉइंट्स क्या होगा? मैनेजमेंट फ्रॉड किसके साथ मिलकर? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करी, दैट मींस देयर इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। मैंने कहा मतलब गोइंग कंसर्न का आपने असेसमेंट जब करना होता है तो यहां पे भी आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो यही 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है सर। फ्रॉड कौन सा? मैंने कहा फ्रॉड पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द सीनियर मैनेजमेंट और कॉल्यूशन। किसके साथ किया? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी। सर रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट क्या है? एक्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। मैंने कहा फिर क्या हुआ सर? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड फिर नॉन कंप्लायंस करी तो पेनल्टी इतनी भारी लग गई कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस that may cause an entity to cease to continue as a going concern। right, ये बस 4 एरियाज आपने ध्यान में रख के चलनी है। यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा होती है। ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्होंने बस क्या कर रखा है सर? ऐसे 200 और SQC1 का तड़का लगा रखा है और आपको ये समझा रखा है कि एक ऑडिटर के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना बहुत जरूरी है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के चक्कर में वो हो सकता है ना ले पाए, बट उसको पूरा अपना जो ऑडिट है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना है, प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करके चलने हैं। बस इसको आप अच्छे से रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये करके चलेंगे। यस सर, हम ये करके चलेंगे। नाउ कम्स योर ऐसे 210। ये मेरा फेवरेट ऐसे है एंड मुझे पता क्या लगता है, काफी टाइम से सीए फाइनल लेवल पे ऐसे 210 पूछ ही नहीं रहे, काफी टाइम से ऐसे 210 नहीं पूछे, तो पक्की बात है जल्दी ये ऐसे अपनी शक्ल दिखाने वाला है। आओ सर शुरू करते हैं। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, पहला क्वेश्चन क्या है और एक बार रीड करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। टी एंड कंपनी, वाओ
A firm of chartered accountants has not revised the terms of audit engagement, ठीक है, उसने अपने terms revise नहीं करी हैं, and obtained a confirmation from the clients for last 5 years despite changes in business and professional environment. Oh my God, business और professional environment में changes आ रहे हैं, फिर भी ये अपना engagement letter change नहीं कर रहे, जो कि एक गलत बात है. Please elucidate. Elucidate का क्या मतलब होता है? Mention the circumstances that may warrant the revision in terms of engagement. तो मुझे एक बात बताओ, terms of engagement में होता क्या क्या है? सबसे पहले एक बात बताओ, 5 चीजें क्या क्या आती है terms of engagement में? सबसे पहली चीज आती है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. हमारे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है? दूसरा आती है रिस्पांसिबिलिटी, मैंने कहा किसकी? ऑडिटर की और मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने एज पर एफआरएफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो एफआरएफ की बात होती है. ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो वो ऐसी बातें बता देता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस दैट कैन अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. क्या ये 5 बातें आपको रिकलेक्ट हो रही है? मैंने पहले बोला था इस क्लास से पहले रिवीजन करके आना. तो 5 बातें क्या हो गई, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, नालायकों के लिए जो रिवाइज नहीं करके आए, ध्यान से सुनना मेरी बात. सर 5 बातें क्या क्या थी? ऐसे 210 ने हमको 5 बातें बोली, मैंने कहा क्या क्या. पहली बात उसने बोली थी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. दूसरी उसने बताई रिस्पांसिबिलिटीज. मैंने कहा किसकी? जो दो पार्टी एंटर कर रही है एग्रीमेंट, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की और मैनेजमेंट की. वेरी गुड. फिर मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. कैसे? एफआरएफ को, तो वो एफआरएफ की बात कर देते हैं उसमें. लास्ट बात क्या जाती है? ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट की. वो बता देता है सर्कमस्टेंसेस दैट कैन अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ये 5 चीजें हो गई. मुझे अब एक बात बताओ, अगर इन 5 चीजों में चेंज आएगा तो हमको अपना चेंज लाना पड़ेगा. यस. तो पहला चेंज ये आ जाता है कि ऑडिटर को लगता है कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. यानी जो नींव है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की, वही अगर एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करी तो चेंज कराना पड़ेगा. बाकी मैंने कहा और क्या क्या होगा सर? रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वही चेंज हो गए, या फिर एंटिटी को चलाने वाले चेंज हो गए, या एंटिटी को ओन करने वाले चेंज हो गए. चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप ऑफ एंटिटी. बाकी चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? तो मैं कहता हूं बाकी चेंजेस आ गए एंटिटी के बिजनेस में. एंटिटी को मैनेज करने वालों में चेंज आ गए, एंटिटी को ओन करने वाले में चेंज हो गए, एंटिटी के बिजनेस में चेंज आ गए. ये 3 चेंजेस आ गए. प्लस और क्या क्या चेंज आए? मैंने कहा हमारा जो एफआरएफ था वो चेंज हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या फिर हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. इन चेंजेस की वजह से हमको ये एंगेजमेंट लेटर में रिवीजन करना पड़ सकता है. तो किस वजह से रिवीजन करना पड़ सकता है? सबसे पहली चीज आती है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. अगर हमको लगता है एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो हम सबसे पहला तो अब चेंज उस वजह से कर देंगे. दूसरा हमने कहा क्या चीज में फर्क आ गया सर? जो एंटिटी को ओन करते हैं, जो एंटिटी को रन करते हैं, और जो एंटिटी का बिजनेस है, तीनों में चेंज आ गया. एंटिटी की ओनरशिप, एंटिटी की सीनियर मैनेजमेंट और एंटिटी का बिजनेस, तीनों में चेंज आ गया. एंड लास्ट के पॉइंट क्या थे? जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो चेंज हो गया. अदर लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या फिर क्या सर? या फिर हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी तो एंगेजमेंट लेटर को भी चेंज होना जरूरी है. वेरी वेरी गुड. अब बात करते हैं मिस्टर राम कपूर की. ठीक है सर, बड़े अच्छे लगते हैं. मिस्टर राम कपूर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and has been appointed as the statutory auditor of XYZ Private Limited for the audit of their financial statements. The company has mentioned in the audit terms that they will not be able to provide internal audit reports to Mr. Ram. Oh my God! मुझे ऑडिट एविडेंस चाहिए, कंपनी नहीं दे रही. क्या मैं इसको लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर बोल दूं? हाँ सर, आप इसको लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर बोल दो. तो मैंने बोल दिया. अब वो मेरे को इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रही. प्लस कंपनी आल्सो इंपोज सम लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ मिस्टर राम. व्हाट आर द प्री कंडीशंस? मेरे को एक बात बताओ, प्री कंडीशंस का क्या मतलब होता है? प्री कंडीशंस का मतलब होता है ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगी तो भाई साहब मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा. प्री कंडीशन सर 2 वर्ड से बना है, प्री और कंडीशन, यानी ये हमारी शर्तें. अगर ये शर्तें पूरी करेगी मैनेजमेंट तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले बताओ क्या? मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से बने वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल है तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे. दूसरी चीज मैनेजमेंट मानता है और एक्सेप्ट करते हैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी. मैंने कहा किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की. मैंने कहा कैसे? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. वो कैसे होगा सर? जब वो लगाएगा आईसी मतलब इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर, प्लस टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ. सर आउ का क्या मतलब है? एएयू, ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दोस विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom the auditor considers necessary to obtain audit evidence. ये लेवल ऑफ प्रिसीजन चाहिए. तुम भाई साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ये लेवल ऑफ प्रिसीजन होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि सारी चीजें इस तरीके से तुमने बढ़िया तरीके से नेटेड, बहुत बढ़िया तरीके से याद रख रखी हो. तो यही बात याद रखिए. ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिटरमाइन वेदर द एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल. क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है? जिस बुनियाद पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, क्या वो बुनियाद एक्सेप्टेबल है? द एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल. प्लस एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट कि वो मानता है, वो जानता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है. मैंने कहा क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. कैसे? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट से भरपूर नहीं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर. ऐसा कैसे होगा सर जब वो इंटरनल कंट्रोल लगाएगा? तो मैंने कहा इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट टू प्रोवाइड ऑडिटर विद आउ. सर आउ का क्या मतलब है? एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दोस विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है. अब गड़बड़ क्या हुई है सर? गड़बड़ क्या हुई है? हमने प्री कंडीशन वाला आंसर लिख दिया, बट राम को हमको ना कुछ समझाना है. राम को हमको कुछ समझाना है कि क्या उसको ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए. तो इसमें इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप पे स्कोप पे लिमिटेशन लगाई जाती है, इस तरह से स्कोप पे लिमिटेशन लगाई जाती है कि आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो मतलब द इंपैक्ट इज बोथ मटेरियल एंड परवेसिव. जिसने ऐसे 705 पढ़ रखा है उसको ये बात समझ आएगी. अगर उसने कहा डिस्क्लेम कर दो मतलब इंपैक्ट इज बोथ मटेरियल एंड परवेसिव यानी आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करने वाले हो यानी आगे जाके अपना ओपिनियन देने ही नहीं वाले हो, तो फिर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट भी मत करो. यही बात यहां लिख रखी है. अगर ऑडिटर को लग रहा है दैट दिस लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर्स डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, यानी वो आगे जाके अपना ओपिनियन ही नहीं देगा. तो मैंने कहा जब ओपिनियन ही नहीं देना तो ऑडिट भी किस बात का? वी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट अनलेस we are required by the law or regulation to do so. अगर लॉ और रेगुलेशन कहता है तो ही हम फिर एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे. एंड इस बारे में हम मैनेजमेंट से डिस्कशन भी करके चल सकते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सो राम शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया. ऐसे 210 भी हमारा बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया. अब ऐसे 220 के क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट. मैंने कहा ऐसे 220 का क्या क्वेश्चन है सर? ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट. ठीक है, लास्ट 5 मिनट से 5:30 तक हमारी क्लास है. 5:30 के बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी. अब हम अपने जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट आर द कंसीडरेशंस बिफोर एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट. यानी हम जब क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो क्या देखेंगे? मुझे एक बात बताओ, जिसने मेरा, अरे क्या बात है निशा जी ने बिल्कुल से बताया क्लाइंट की सेकी. सर सेकी का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज. एंड आई का मतलब है इंटीग्रिटी. बस ये 4 चीजें हमको देख के चलनी है एंड अपना काम डन है. सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज एंड
इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट दो चार्ज गवर्नेंस। और इंटीग्रिटी में क्या क्या देखते हैं, इंटीग्रिटी में क्या क्या देखते हैं, राहुल और रिया, रेप्यूटेड बॉय राहुल ने प्रपोज किया रिया को, और रिया को फिर से क्या लगा, सर रिया ने देखा कि ये बंदा बहुत अग्रेसिव है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो उसको उसकी नेचर अच्छी नहीं लगी, तो इंटीग्रिटी के फिर वो सारे के सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, इंटीग्रिटी के फिर वो सारे के सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, यस सर वी गॉट दिस पॉइंट, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर नवंबर 21 ओल्ड सिलेबस। तो अब ये जल्दी न्यू में भी तो आ सकता है, न्यू में भी तो आ सकता है मेरे दोस्त, हाँ सर न्यू में भी आ सकता है, तो ये बात हमको ध्यान में रख के चलनी है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्या बात है। अब आती है बात क्वेश्चन 2 की, सर क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 जल्दी से सारे बच्चे रीड करें, क्वेश्चन 2 सारे बच्चे जल्दी से रीड करें और मुझे बताइए क्या होना चाहिए, फटाफट एक बार क्वेश्चन 2 रीड करो और मुझे बताओ आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे रीड करो, आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, फटाफट फटाफट मुझे बताते जाओ। एंगेजमेंट पार्टनर इज रॉन्ग, एंगेजमेंट पार्टनर नालायक है, वेरी वेरी गुड। सर एंगेजमेंट पार्टनर को पता ही नहीं कि EQCR सबसे पहले आके इंडिपेंडेंस देखता है। अगर आप EQCR वाले पॉइंट्स रिकलेक्ट करो, EQCR वाले जो पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट ही इंडिपेंडेंस का दे रखा है कि इंडिपेंडेंस तो उसने देखनी है, इंडिपेंडेंस में भी तीन चार चीजें देखनी होती है, क्या क्या देखना होता है, सबसे पहली बात रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिससे उसकी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आता है, प्लस evaluate the information on identified breaches, कहां-कहां इंडिपेंडेंस की बैंड बजी है। पहली बात तो बैंड बजने वाली है, मतलब वो सर्कमस्टेंसेस देख लो जहां पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ रहा है, और जहां इंडिपेंडेंस की बैंड बज गई है यानी देयर हैज बीन एक्चुअली अ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो हमको इवैल्यूएट करके चलना है। एंड अगर ब्रीच मिल जाएगी तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, द आंसर इज नो, वी विल टेक प्रॉपर एक्शन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच ब्रीच। अब इन्होंने कहा ईपी शैल टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिव्यूज बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स पॉलिसीज एंड एज पर एसए 220, ये सबको पता है सर 220 और एसक्यूसी 1 में कोई फर्क नहीं है आंसर्स में, बस नाम अलग-अलग है, एसक्यूसी 1 आपका फर्म लेवल पे आ जाता है, एसए 220 आपका एंगेजमेंट लेवल पे आ जाता है, बाकी चीजें दोनों में एकदम सेम टू सेम लिखी है। तो वही बात आपने लिखनी है, 3 पॉइंट्स इंडिपेंडेंस वाले, जो 3 पॉइंट्स इंडिपेंडेंस वाले हैं कि सबसे पहले तो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीच एंड प्रॉपर एक्शन लेके हमको चलना है। फिर आपने बोला एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी है कि EQCR हो, फिर EQCR में इन्होंने बोला कि वो इंडिपेंडेंस कंसीडर करके चलेगा, सो द एंगेजमेंट पार्टनर इज नालायक, नालायक मींस ही इज नॉट राइट, द इंडिपेंडेंस असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड आल्सो बी गिवन टू द EQCR फॉर हिज रिव्यू, हमको उसके रिव्यू के लिए देके चलना पड़ेगा। सर ये आरटीपी में 22 का क्वेश्चन है, तो भाई आपको कांग्रेचुलेशंस, यहां पे आप आरटीपी में 22 भी लिख दीजिए, क्या बात है, लगे हाथों आरटीपी में 22 भी करवा ली तुमने, वाह कमाल करते हो पांडे जी। और पांडे जी एक खुशी की बात और है, मैंने कहा क्या, एडवाइस वेदर मिस्टर ऋषि इज राइट इन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हिच इट इज परफॉर्म्ड, ऑडिट किसी और ने किया। तो एक बात बताओ, ऑडिट किसी और ने किया, ओपिनियन मैं दे रहा हूं, क्या ये मेरा हक नहीं बनता, क्या ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती कि मैं रिव्यू करके चलूं? द आंसर इज यस, रिव्यू करना है। तो रिव्यू क्या क्या करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सर क्या क्या रिव्यू करते हैं कि पीआरएल रिक्वायरमेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, कंसल्टेशन है, कंक्लूजन्स को डॉक्यूमेंट करो, वर्क परफॉर्म को डॉक्यूमेंट करो, एविडेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। तो जो एसक्यूसी 1 में बातें करी थी वही की वही यहां पे लिखी हुई है। बस एक बात याद रखनी है, डायरेक्ट सुपरवाइजन रिव्यू DSR करके हमको चलना जरूरी है यहां पे। तो आपने यही बात ध्यान रखनी है कि जहां पे भी ऑडिटर अपना काम डेलीगेट करता है, ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग द ओपिनियन। तो एक नंबर तो आपको इस चीज का मिलेगा कि पहले तो आपने रिव्यू पॉइंट्स लिख दिए, फिर आपने बोला कि आप ही रिस्पांसिबल हो, किसी और ने भले ही ऑडिट किया हो, पर ओपिनियन अगर आप दे रहे हो, साइन अगर आप कर रहे हो तो रिस्पांसिबल आप हो। प्लस हमको एक्सरसाइज करनी है स्किल एंड केयर एंड नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन दैट ही शुड हैव नॉट रिलाइड, हमको रिलाई करके चलना अलाउड है। पर एक बात याद रखना, हमको DSR करके चलना है, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू, हमको डायरेक्ट करना ऑडिट कैसे होना चाहिए, सुपरवाइज करना कि ठीक से हो रहा है, प्लस रिव्यू करना कि ठीक से हुआ है कि नहीं। तो DSR करके चलना जरूरी है। हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, मैंने कहा तीन चार चीजें ध्यान रखना, क्या क्या, ओपिनियन आप दे रहे हो तो रिस्पांसिबल आप हो, जब आप सामने वाले का काम यूज करो तो DSR करके चलना जरूरी है। जैसा हम ऐसे 610 में भी पढ़ते हैं, ऐसे 610 में भी पढ़ते हैं कि जब हम डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे सामने वाले ऑडिटर से, इंटरनल ऑडिटर से, तब भी DSR करना जरूरी होता है, डायरेक्ट सुपरवाइजर रिव्यू। वैसे ही आपने यहां पे डायरेक्ट सुपरवाइजर रिव्यू करना है, प्लस रीजनेबल एश्योरेंस लेने की उसने अपना जो काम है एडिक्वेटली किया है। फिर इन्होंने यहां पे फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिए, फिर इन्होंने यहां पे फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिए, एंड लास्ट में उसने बस ये बोला ही मे रिलाई ऑन द वर्क, आप रिलाई करके चल सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर एक्सरसाइजिंग एडिक्वेट स्किल एंड ड्यू केयर, प्लस यू आर रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म्ड एज पर एसए 220। रिव्यू वाले पॉइंट्स ऊपर आपने ध्यान रख के चलने हैं, प्लस आपने एडिक्वेट स्किल एंड केयर अपना के चलनी है। तो एसए 220 आपके आरटीपी में आईसीए ने क्वेश्चन दिया है, तो पक्की बात है एसए 220 का अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन भी एकदम मसालेदार क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। राइट सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ओपी एंड एसोसिएट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ओपी एंड एसोसिएट्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बाकी क्वेश्चंस कल कर लेंगे। ओपी एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बीबी लिमिटेड, BB Limited, great. OP and Associates are the statutory auditors of BB Limited. BB Limited is a listed company and started its operation 5 साल पहले. Very good. The field work during the audit of financial statements for the year got completed on May 1. 1 मई 2018 को, 1 मई 2018 को ये काम फील्ड वर्क वाला कंप्लीट हो गया. The auditor's report was dated 12 मई 2018. ठीक है. During the documentation review of the engagement, it was observed. क्या ऑब्जर्व किया सर इन्होंने? That the EQCR was completed on 15 मई 2018. क्या दया कुछ गड़बड़ है? क्या दया कुछ गड़बड़ है? The answer is yes. दया कुछ गड़बड़ है। EQCR हमेशा ऑडिट रिपोर्ट से पहले हो जाना चाहिए। तो दो एसेस कौन-कौन से लगेंगे मुझे बताओ, एसे 220 और एसे 700। एसे 700 कहते हैं कि आप अपना ऑडिट ओपिनियन तब तक नहीं दोगे जब तक आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाता। तो एसे 700 की आप बात करोगे, प्लस एसे 220 में आप बताओगे कि एंगेजमेंट पार्टनर का काम है कि EQCR को अपॉइंट करे, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो EQCR के साथ डिस्कस करे, एंड नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। जब तक EQCR कंप्लीट नहीं होता अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना। तो एसे 700 में भी बात इस तरह से लिखी हुई है, कंडक्टिंग द EQCR इन अ टाइमली मैनर
allows the significant matters to be promptly resolved. क्यों EQCR टाइमली मैनर में किया जाता है ये बात इन्होंने बोल दी एंड लास्ट में इन्होंने बस अपना कंक्लूजन दे दिया कि साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ EQCR इज नॉट राइट। ये एकदम गड़बड़ वाली बात है, तो यही बात आपने बस ध्यान में रखनी है। लिस्टेड एंटिटी के केस में EQCR की खुशबू आ जानी चाहिए, लिस्टेड एंटिटी के केस में EQCR वाली खुशबू आ जानी चाहिए। सब खुशबू नहीं भी आती, खुशबू अगर आपको नहीं भी आती, अगर आपकी नाक बंद है तो भी आंखें खुली रखो, यहाँ पे EQCR की बात कर रखी है तो EQCR वाली बात आप ध्यान में रख के चलेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस तरह से बढ़िया तरीके से रिवीजन करके मजा आया। मैं एक बात बताऊं, इस तरह से खुशी खुशी रिवीजन तो आप भी घर पे कर सकते हो, इस तरह से खुशी खुशी रिवीजन तो आप भी कर सकते हो, पूरे जोश में बढ़िया वाली रिवीजन कर सकते हो। अरे कर सकते हैं सर, तो मैंने कहा करते क्यों नहीं, इसी तरह से खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो। जल्दी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, मजे से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे तो पक्की पक्की बात इस बार पास हो जाओगे और आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। सो मन लगा के पढ़ते रहो, जो आपकी स्टडीज चल रही थी दिन वाली चलाते रहो। हम फिर कोशिश करेंगे इस तरह से मिलने की और बाकी के जो आगे ऐसे है उनका भी क्वेश्चन बैंक इसी तरह से मजे से करते चलेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाय बाय।